हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका क्लास नंबर 28। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 7, जिसका नाम है विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं विविधता में एकता को दर्शाने वाले तत्व। और दोस्तों, इसमें हम लोगों ने पढ़ा आतंकवाद और आतंकवाद के कारण, उपाय या समाधान। और आज हम पढ़ेंगे सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ भी देखेंगे और सांप्रदायिकता के कारण क्या, इसके विषय में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता क्या होती है, जो कि ऐसी राजनीति होती है जो कि धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। यानी कि जो सांप्रदायिकता होती है वो राजनीति के साथ साथ जो समुदाय होते हैं वो धर्म से संबंधित होते हैं। यानी कि अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता के अंतर्गत उनको हम रखते हैं। और ये ऐसी राजनीति होती है जहाँ पर दो अलग अलग गुट भी बन जाते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं, सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति एवं प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से अलग रहने या विरोध करने की प्रेरणा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो सांप्रदायिकता होती है वो किस आधार पर भिन्न होती है, वो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति और प्रजाति, इन सब के आधार पर भिन्न हो जाती है। और भिन्नता के वजह से ही वो कहीं ना कहीं एक गुट के रूप में उसका निर्माण हो जाता है, जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, परिभाषा है रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार क्या है, संप्रदायवाद अपने ही जातीय समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति निष्ठा की भावना है। तो दोस्तों, जो सांप्रदायिकता होती है उसमें जो संप्रदायवाद होता है वो एक तरह से केवल अपने जाति समूह के विषय में निष्ठा रखता है, निष्ठा की भावना रखता है। वहाँ पर वो पूरे समाज के प्रति निष्ठा की भावना नहीं रखता। यानी कि वो किसी अपने जाति समूह को लेकर के, अपने भाषा, धर्म और समुदाय को लेकर के वो एक निष्ठा की भावना रखता है। यहाँ पे वो संप्रदाय कैसा संप्रदाय होता है, वो संप्रदाय होता है जातीय समूह से संबंधित, वो संप्रदाय हो सकता है भाषा समूह से संबंधित, या फिर हम कह सकते हैं संस्कृति समूह से संबंधित। तो ऐसा संप्रदाय जो कहीं ना कहीं जातीय समूह से संबंधित होगा और वो संप्रदाय अपने जो भी जाति होगी, जो भी संस्कृति होगी, उसके प्रति निष्ठा की भावना रखेगा, आदर की भावना रखेगा। क्लियर। आगे चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला कारण है फूट डालो और राज करो की नीति। ये दोस्तों, ये जो सांप्रदायिकता होती है इसका कारण क्या होता है कि फूट डालो और राज करो की नीति। दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति का क्या मतलब है कि ये जो सांप्रदायिकता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना, ये अंग्रेजों की देन है। इसका प्रयोग कर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तथा देश का बंटवारा भी किया और वर्तमान में इसका प्रयोग सत्ता प्राप्त करने, वोट की राजनीति इत्यादि में भी किया जाता है। इसके कारण समाज में सांप्रदायिकता में वृद्धि हुई है। तो दोस्तों, फूट डालो राज करो की नीति का क्या मतलब है कि किस तरह से अलग अलग लोगों का समुदाय बनाए, यानी कि समूह बनाए और उनमें आपसी झगड़ा करवाएं, फूट डालें, जिससे कि अपना काम निकाल सके। जिस तरह से अंग्रेजों ने किया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। तो दोस्तों, दूसरा कारण चलिए देखते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों, सांप्रदायिकता भेदभाव, संकीर्ण मानसिकता के कारण होता है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों की जो मेंटालिटी होती है उसमें कमियां होती हैं। लोग अपने समूह पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, अपने समूह, अपने धर्म विशेष, या फिर कह सकते हैं अपनी भाषा, अपने संस्कृति, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो दोस्तों, एक समूह जाति धर्म के लोग दूसरे समूह जाति एवं धर्म के लोगों से अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और इस प्रकार अन्य संप्रदाय के प्रति गलत और मिथ्या धारणा बना लेते हैं। तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण है कि अपने आप से ही दूसरे समूह के प्रति गलत धारणा बनाना। क्लियर। सांप्रदायिकता का तीसरा कारण क्या है, जाति व्यवस्था।
दोस्तों जाति व्यवस्था के कारण भारत में सांप्रदायिकता अधिक व्याप्त हुई है। भारत में भिन्न भिन्न लोग जातियों के आधार पर विभाजित हुए हैं और इस प्रकार एक जाति की भावना दूसरे अन्य जाति से टकराव का कारण बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जाति व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज की जो राजनीति है वो जाति व्यवस्था पर भी निर्भर है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि अगर हम इस समुदाय को सपोर्ट करते हैं, इस संप्रदाय को सपोर्ट करते हैं, तो इस जाति के लोग हमारा वोटर बनेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं ना, जाति व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कारण है सांप्रदायिकता का। चलिए देखते हैं, नंबर 4 है सांप्रदायिक संगठन। औद्योगिकीकरण, नगरीय और यातायात के साधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जाति, धर्म और पंथ आधारित बहुत से संगठनों का निर्माण हुआ है। आगे चलकर इसमें से बहुत से सांप्रदायिक संगठन भी बन गए हैं। तो ये अपने समूह को उच्च मानते तथा उनकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता की भावना को भी भड़काने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो औद्योगिकीकरण हुआ है या फिर जो भी नगरीय और यातायात के साधन में वृद्धि हुई, ये भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिए हैं। और जिसकी वजह से हम देखें तो जो उच्च समूह के लोग हैं या फिर निम्न समूह के लोग हैं, अपनी अपनी एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पे रहना है, इनको यहाँ पे रहना है, और ये समूह के लोग ऐसे जिएंगे, ऐसे खाएंगे, ऐसे अपने व्यवसाय को करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक संगठन बन जाता है, तो जो कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, नंबर 5 है धार्मिक कारण। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और उनकी अपनी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा खान पान होते हैं। वे अपने को तथा अपने क्रियाओं को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और इसके कारण आपस में सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, धार्मिक कारण किस तरह से है कि हमारे देश में अलग अलग धर्म समुदाय के लोग रहते हैं और हर कोई अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बताता है। जबकि अगर हम देखें, हर धर्म ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है, हर धर्म हमें अच्छे कार्यों को करने के लिए कहता है। लेकिन अगर वहीं पर हम देखें तो सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है उसको बढ़ावा देता है कि लोग अपने धर्म, अपने समूह की भावना को निष्ठा के साथ श्रेष्ठ मानते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, नंबर 6 है असामाजिक तत्व। दोस्तों बहुत से असामाजिक तत्व अपने लाभ के लिए सांप्रदायिक संघर्ष को बढ़ावा देते हैं और इसमें से बहुत से बेगुनाह लोग मारे भी जाते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें अलग अलग धर्मों को लेकर के, अलग अलग भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन को लेकर के कहीं ना कहीं जो दो समूह के लोग आपस में टकराते हैं, तो इनके टकराने का जो मुख्य कारण होता है वो ये असामाजिक तत्व होते हैं, जो कहीं ना कहीं दो समूह को आपस में आक्रोश दिलाते हैं, आपस में इस तरह से लड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहां पर वो किसी एक मुद्दे को लेकर के अपने आप को श्रेष्ठ दिखाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा जो धर्म है श्रेष्ठ है, हमारे जो लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं। तो एक तरह से ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, जिन्हें यहाँ पर किसी धर्म से मतलब तो नहीं होता है, लेकिन वहां पर वो दो आपसी धर्म को इस तरह से टकराव करवाते हैं कि जैसे लगता है कि वो इनके सगे हैं और ये इनके सगे हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो वो किसी के सगे नहीं होते, उनके अंदर कोई मानवता नहीं होती है। उन्हें तो बस दो संप्रदाय के लोगों को लड़ाने में मजा आता है, यानी कि उनको अच्छा लगता है कि किसी तरह से जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, अलग अलग समूह के लोग हैं, वो आपस में संघर्ष करें और कहीं ना कहीं ये अपने आप, ये जो अब वोट डालो राज करो वाली नीति रहती है, वही सारी चीजें अपनाते हैं ये असामाजिक तत्व। क्लियर? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते भी हैं तो आपको कारण दुष्परिणाम पूछेगा, तो आप केवल पॉइंट याद करके रखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप खुद से डिटेल कर सकते हो। इसलिए मुझे नहीं लगा कि इसको डिटेल करने की आवश्यकता है, तो बस मैंने पॉइंट ही लिखा दिया, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में नहीं पूछता, आपके एग्जाम में केवल पॉइंट ही लिखना रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको
यहाँ पर अगर मैंने 6 पॉइंट 7 पॉइंट लिखा है, अगर आपको इसमें से 3 या 4 भी याद रहेंगे तब भी थोड़ा सा डिटेल करके आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। यहाँ पर देखिए, पहला, राष्ट्रीय एकता में बाधक। दोस्तों, जो सांप्रदायिकता होती है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है और इसके कारण एक राष्ट्र विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के समूहों में बंट जाता है और सभी समूहों के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे की अवहेलना करते हैं और इस प्रकार उनके कार्य और विचार राष्ट्रीय स्तर पर ना होकर के व्यक्तिगत स्तर पर ही सीमित रह जाते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता में बाधक किस तरह से कि हर कोई अपने बारे में ही सोचने लगता है और वो कभी भी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच पाता है। क्लियर? यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है तनाव एवं संघर्ष। दोस्तों, सांप्रदायिकता विभिन्न समुदायों के मध्य अविश्वास, घृणा, पूर्वाग्रह और स्वार्थ पैदा करता है और इससे आपसी तनाव बढ़ता है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों पर संदेह करते हैं, वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और इससे देश एवं समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नंबर 3, असुरक्षा की भावना। दोस्तों, सांप्रदायिकता के कारण होने वाले रोष, तनाव और जन संघर्ष ने लोगों में असुरक्षा की भावना में वृद्धि की है कि किस तरह से लोग कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और प्रत्येक समूह की आपसी रंजिश और वैमनस्य उन्हें एक दूसरे पर हमला करने, क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब कोई भी दो समूह आपस में संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों समूह के जो भी संबंधित लोग होते हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संघर्ष होता है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 4, भीषण नरसंहार। सांप्रदायिकता संघर्ष को जन्म देती है और जिसके कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और संघर्ष धीरे धीरे भीषण नरसंहार का रूप ले लेता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, जब दो समूह आपस में संघर्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और जब दुश्मन बन जाते हैं तो वो धीरे धीरे इस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं कि दो समूह के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं नरसंहार की स्थिति भी बन जाती है। यानी कि कभी भी किसी भी समूह को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उस समूह के जो भी सदस्य हैं वो आर्थिक रूप से भी शोषित हो सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं शारीरिक रूप से भी शोषित हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 5 है, आर्थिक विकास में बाधक। दोस्तों, सांप्रदायिकता के कारण समाज की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। उपद्रव एवं नरसंहार के समय कई कारखानों एवं उद्योगों के साथ साथ परिवहन एवं कार्यालय भी बंद हो जाते हैं। तो दो यहाँ पर हम बात करें तो दो आपसी संघर्ष जो संप्रदाय को लेकर के होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो राष्ट्र होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कि उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 6 है, राजनीतिक अस्थिरता। सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, लोगों का सरकार एवं प्रशासन में विश्वास नहीं रह जाता है और शांति स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था की जो समस्या पैदा हो जाती है, लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। और दोस्तों, राजनीतिक दलों में आपसी कलह, संकीर्णता, छल, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें क्या आपसी कलह होता है। राजनीतिक अस्थिरता का क्या मतलब है कि जो संप्रदाय होते हैं वो जब दो अलग अलग समूह में विभाजित होते हैं तो कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है वो दो दलों में विभाजित होने की वजह से उनमें अस्थिरता इसलिए आ जाती है क्योंकि दोनों ही दल एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे में कमियां ढूंढने लगते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जिसकी वजह से क्या होता है कि आपसी कलह में वृद्धि होती है और जो मानसिकता होती है वो संकीर्ण हो जाती है, नैरो माइंड के लोग हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनमें छल, कपट, इन सब चीज़ों की भावना अधिक हो जाती है कि किस तरह से हम दूसरी पार्टी को, दूसरे समूह को नीचा दिखाएं और जिससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 7 है, असामाजिक तत्वों में वृद्धि। दोस्तों, सामाजिक संघर्ष एवं उपद्रव के समय असामाजिक तत्व खुलकर सामने आते हैं तथा इनका लाभ उठाते हैं।
इस समय वे लूटपाट, हिंसा, आगजनी, व्यक्तिगत दुश्मनी आदि क्रियाओं को अंजाम देते। तो दोस्तों देखिए, जब आपसी संघर्ष होता है दो समूहों के बीच, तो उसमें जो असामाजिक तत्व होते हैं वो बहुत ही आसानी से मौका पा जाते हैं दोनों ही समूहों को नुकसान पहुंचाने का, क्योंकि यहाँ पर उन्हें, जब दो आपसी संघर्ष कर रहे हैं दो समूह, तो उन्हें ये मौका मिल जाता है कि हम जिसे नुकसान पहुंचाना चाहे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अभी जो भी आरोप होंगे वो आरोप इन असामाजिक तत्वों के ऊपर नहीं लगेंगे, वो आरोप तो दोनों ही समूह एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से जो असामाजिक तत्व होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है, उनका मन बढ़ जाता है। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 8 है पारिवारिक विघटन। दोस्तों सांप्रदायिकता के कारण समाज में पारिवारिक विघटन उत्पन्न होता है। इसके कारण अनेक व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं मारी जाती हैं और परिणाम स्वरूप बहुत से परिवारों का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब दो आपसी समूहों में संघर्ष होता है तो कहीं ना कहीं उनके जो भी, उनसे संबंधित जो भी परिवार होते हैं उन्हें भी हानि पहुंचती है। तो इस वजह से जो परिवार होता है वो विघटित हो जाता है। क्लियर। चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय क्या क्या हैं। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय में अगर हम देखें, पहला है सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध। दोस्तों जाति, धर्म, संप्रदाय एवं समुदाय आधारित विभिन्न संगठनों पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यानी कि किसी भी तरह से जो भी जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर लोग समूह या संगठन बनाते हैं उन पर सरकार को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिक संगठन ना बन पाए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था। सांप्रदायिकता को शिक्षा एवं शिक्षित लोगों द्वारा ही रोका जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को जागरूक किया जाए तथा सांप्रदायिकता के दुष्परिणामों का प्रचार प्रसार किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा के माध्यम से किस तरह से जब जो भी छात्र होंगे वो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ऊंच नीच या जाति भेदभाव इस तरह से कुछ भी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं वो जागरूक बनेंगे और इस तरह से सांप्रदायिकता जो भी समाज में व्याप्त है वो जो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उसके बारे में भी वो जान पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा बहुत ही कारगर सिद्ध होगी सांप्रदायिकता उन्मूलन के विषय में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 3 है सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में बहुत से ऐसे दल हैं जो सांप्रदायिकता पर आधारित होते हैं और इस प्रकार के दलों पर रोक लगाकर इसका उन्मूलन करना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिकता का उन्मूलन किया जा सके। तो जो भी राजनीतिक दल हैं संप्रदाय के आधार पर उनको समाप्त करना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पर देखिए नंबर 4 है मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार। दोस्तों सांप्रदायिकता के उन्मूलन के लिए मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना, यानी कि मानवतावादी धर्म का मतलब कि ऐसा धर्म हो जो जिसमें मानवता हो, जो मानव के हित में कोई भी कदम उठाए, यानी कि वो किसी भी पर्टिकुलर धर्म या समुदाय से संबंधित ना होकर के वो केवल मानव हित के लिए कार्य करे और जिससे कि जो मानव समाज है वो एक सभ्य समाज बन पाए। तो यहाँ पर मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार करना। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 है राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार। तो दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि देश में ऐसे राष्ट्रवादी साहित्य का प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे राष्ट्रीयता, एकीकरण तथा राष्ट्रीय एकता के गुण भरे हों और ऐसे साहित्य से लोग जाति, धर्म एवं पंथ भुलाकर एक साथ एक इकाई में बंधने का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ऐसा साहित्य का प्रचार प्रसार होना चाहिए जहां पर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो, एकतावादी भावना पैदा हो, जिससे कि लोग जो अलग अलग संप्रदाय में बटे हुए हैं वो एक हो पाएं। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 है नैतिक शिक्षा का प्रसार। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार, तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारे फौजी भाइयों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा देश, जैसा कि हम लोग इसके पहले जब विभिन्नता में एकता की बात पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे देश में विविधता में एकता इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें हमारे जो भी फौजी भाई हैं वो सीमा पर अगर हमारे दुश्मनों से लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी हमारा फौजी भाई ये नहीं सोचता कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम सिख हैं। वहाँ पर तो बस एक ही
उनका मकसद होता है कि हमारे देश में जो भी घुसपैठिए हैं, जो भी आतंकवादी हैं, हमें उन्हें मारना है, हमें हमारी मातृभूमि, हमारे देश को सुरक्षित रखना है। तो वहाँ पर देखिए किसी भी तरह की ये भावना नहीं होती है कि हम किसी भी जाति धर्म समुदाय से संबंधित हैं। तो वहाँ पर बस एक भावना होती है कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, मर मिटेंगे। तो वहाँ पर देश प्रेम की भावना देखने को मिलती है। तो इसी तरह से लोगों के दिमाग में, लोगों के जो भी हमारे देश के आगे आने वाली पीढ़ी है, उन्हें भी इस तरह से शिक्षित करना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी देशवासी हैं उन्हें इस तरह से, लोगों के अंदर इस तरह से देश प्रेम की भावना पैदा करना है जिसकी वजह से जो भी संप्रदाय देश में बने हुए हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। बस लोगों के अंदर एक ही भावना रह जाए, वो भी मानवतावादी, यानी कि मानव जाति से प्रेम करे, यहाँ पे किसी भी तरह का धर्म या भेदभाव ना रहे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 6 है नैतिक शिक्षा का प्रसार। विद्यालय के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा का अध्ययन अनिवार्य करना चाहिए और इससे विद्यार्थी भाईचारा, प्रेम, पारस्परिक सौहार्द की शिक्षा ले सकें तथा अपने जीवन में इन गुणों का उपयोग भी कर सके। तो दोस्तों नैतिक शिक्षा का प्रसार ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि मोरल एजुकेशन आज भी देखिए हमारे विद्यालय में हर जगह, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम हो, हर जगह आपका मोरल वैल्यू से संबंधित एक सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नैतिक शिक्षा बहुत ही वैल्यू रखती है, क्योंकि यही हमें सिखाती है कि हमारे आपस में भाईचारा किस तरह का होगा, प्रेम, पारस्परिक सौहार्द, और किस तरह से हम मानव मूल्यों को समझेंगे, किस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करेंगे। वहाँ पे ये जो नैतिक शिक्षा होती है, ये शिक्षक अपने गुणों के माध्यम से नैतिक शिक्षा को और भी बेहतर बना सकता है अपने छात्रों के लिए। तो यहाँ पर देखिए नैतिक शिक्षा का प्रसार करके भी हम सांप्रदायिकता का अंत कर सकते हैं, यानी कि लोगों के अंदर अच्छे से अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करके। क्योंकि दोस्तों ये जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो हमारे आने वाले भविष्य होते हैं। तो उनको अभी से अगर हम ट्रेंड कर रहे हैं, अभी से ही उनको ये बता रहे हैं कि ये हमारे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना, हमारे देश में एकतावादी भावना पैदा करना है, तो उन्हें हमेशा से ही जाति धर्म समुदाय के आधार पर ना देख करके उन्हें केवल एक मानव जाति और एक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि वो देश में आगे जब भी वो एक जिम्मेदार नागरिक बने तो वो देश की उन्नति के बारे में सोचें, देश की प्रगति के बारे में सोचें, देश के भले के बारे में सोचें, देशवासियों के भले के बारे में सोचें। तो दोस्तों इस तरह से हम सांप्रदायिकता उन्मूलन के विषय में जो भी उपाय हैं उसके बारे में देख चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जातिवाद। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है परी की मॉम, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।